हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। कैसे हैं आप सभी? अच्छे हैं। ठीक है। आपके अपने चैनल डॉक्टर किरण सोजी एजुकेशनल एकेडमी में आपका स्वागत है। आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है और कुछ खुशी भी हो सकती है कि पेपर का सॉल्यूशन देखते हैं या उसका उत्तर देखते हैं तो कुछ प्रश्न गलत भी हो जाते हैं और कुछ सही भी हो जाते हैं। तो आप हैरान ना हो, किसी तरीके से ना परेशान हो। आपका जो भी हुआ है बहुत अच्छा है, ठीक है। तो इसी क्रम में चालू करते हैं हम अपने पेपर का उत्तर। जैसे सीबीएसई का पेपर है और ये काफ़ी बड़ा भी है, और अगर आपने थोड़ा सा समय के बारे में नहीं सोचा और ऐसे करते रहे तो आपका काफ़ी समय चला जाएगा। और मैं पहले से भी आपको बताता रहा हूँ समय समय पर कि बच्चों थोड़ा समय का ध्यान रखना, क्योंकि सीबीएसई का पेपर है तो थोड़ा टाइम लेता है। और साथ ही साथ अपने प्रश्नों में जो शब्द सीमा दी हुई है उसका विशेष ध्यान रखें। तो इसमें मेरे पास है सेट 1, इसको हम सॉल्व करते हैं, जिसमें पहला प्रश्न गद्यांश से शुरू हुआ है। पेपर हमारा 2 खंड में है और टोटल 80 मार्क्स का पेपर है, 80 नंबर का। 3 घंटे में हमें सॉल्व करना था, जिसमें जो आ खंड है वो पूरी तरह से 40 नंबर का पेपर आपका एमसीक्यू है, बहुविकल्पी प्रश्न दिए हुए हैं उसमें, और आपने देखे भी होंगे। तो खंड आ जो रहेगा बहुविकल्पी प्रश्नों में हम गद्यांश को देखते हैं। और गद्यांश को पढ़ने के बारे में मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि किसी भी गद्यांश को पढ़ते समय आपके अंदर एक जिज्ञासा आएगी, एक विचार आएगा। उसी विचार पर उसके जो प्रश्न बनेंगे उनके उत्तर भी आप दें तो अच्छा है। जैसे इसका जो गद्यांश है उसको पढ़ने की कुछ ही पंक्तियों में, कुछ लाइन में हमें यह पता चल जाता है कि ये गद्यांश हमें किस ओर ले जाना चाहता है और इसकी क्या खासियत है या ये क्या बताना चाहता है हमें। तो इसका गद्यांश का जो मुख्य शीर्षक जो मुझे मिला था इसमें, वो कुछ इस तरह था कि बीमारी को आश्रय कैसे देते हैं, या बीमारी से कैसे बचाया जा सकता है, या फिर इस तरीके को कुछ बीमारी के विषय में इसको हम मान सकते हैं प्रश्न गद्यांश को। तो प्रश्न नंबर 1 जो दिया है हमारा वो गद्यांश है। गद्यांश जिसमें 5 एमसीक्यू दिए हुए हैं, तो आप मान के चलें ये इस तरीके से आपका नंबर कवर करता है, अंक कवर करता है। जिसमें पहले ऑप्शन में पूछा है गद्यांश को पढ़ करके, आप पढ़ लीजिए, उसमें वीडियो को पॉज करके पढ़ जाएगा आप जब देखेंगे तो। और वैसे मुझे लगता है एमसीक्यू के तो आप उत्तर मैच करेंगे सीधा, इसलिए इसमें पहला प्रश्न है कि हम स्वस्थ विचारों की खेती करेंगे तो मन सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करेगा। आप उसमें पेपर में पढ़िए प्रश्न, पंक्ति का आशय पूछा है उसने और 4 ऑप्शन है हमारे पास, जिसमें ऑप्शन ए कहता है कि स्वस्थ मन से खेती करने पर अच्छी फसल होगी। देखिए आप प्रश्न को ध्यान में जरूर रखें कि प्रश्न ने क्या बोला कि हम स्वस्थ विचारों की खेती करेंगे तो मन सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करेगा। मतलब विचारों की जो विचार हैं हमारे वो बहुत अच्छे होने चाहिए, तो हमारा जो मन है वो कहीं ना कहीं ऊर्जावान रहेगा और हमें कहीं ना कहीं खुशी रहेगी। दूसरा ऑप्शन है स्वस्थ मन से काम करने पर सफलता प्राप्त होगी। ये भी ठीक है। शरीर के लिए स्वस्थ मन आवश्यक है, ये भी ठीक है।
स्वस्थ विचार ही शरीर को स्वस्थ रखते हैं। ये मुझे लगता है जो 3 हमने ऊपर वाले पढ़े उनसे बेहतर है। तो इसका मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपका 100% ऑप्शन नंबर डी इसका सही है कि स्वस्थ विचार ही शरीर को स्वस्थ रखते हैं। ठीक है। दूसरा प्रश्न है प्रश्न नंबर 1 का दूसरा वाला, इसमें आप इसको उत्तर लिखेंगे। डी ऑप्शन इसका सही है। ऑप्शन नंबर दूसरा, इस गद्यांश के अनुसार नकारात्मक विचार जन्म देते हैं उदासी को, एकाकीपन, असफलता, बीमारी। इस गद्यांश के अनुसार नकारात्मक विचार जन्म देते हैं, किसको देते हैं? बीमारी को। क्योंकि आपको मैं पहले ही बता चुका था कि गद्यांश की विचारधारा क्या है? बीमारी। बीमारी के ही विषय में, वो क्या है, कैसे है, उसी विषय में चलना है हमें। तीसरा प्रश्न है, हमारे विचारों को, इसका ऑप्शन लिख लीजिए आप, डी। डी ऑप्शन इसका सही है। दूसरे वाले का देखें, तीसरे का, हमारे विचारों को साकार रूप देने का कार्य किया जाता है किसके द्वारा? आप गद्यांश में देखेंगे, आपको उस स्पष्ट मिल जाएगा। ऊपर वीडियो को पॉज करके देखें, उसमें गद्यांश में उसका उत्तर ऊपर ही रखा हुआ है एक तरह से कि मस्तिष्क द्वारा, चेतन मन द्वारा, अचेतन मन द्वारा और कर्मेंद्रियों द्वारा। तो देखिए, विचारों को साकार रूप किसके द्वारा दे सकते हैं हम? मस्तिष्क तो ठीक है, लेकिन और भी बहुत सारी चीजें होती हैं उसके साथ, उनको भी देखना पड़ता है हमें। चेतन मन द्वारा बिल्कुल नहीं हो सकता, तो इसका, और कर्मेंद्रियां तो है ही नहीं। अचेतन मन द्वारा, इसका उत्तर सी वाला ऑप्शन इसका सही है। तीसरे का कौन सा होगा? सी। फोर्थ वाला ऑप्शन पढ़ते हैं, लोग बीमारी में निवेश करते हैं, स्वस्थ में नहीं, से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन ए देखिए, लोग स्वस्थ रहने से अधिक बीमारी से बचने के लिए तरीके ढूंढते हैं। लोग चिकित्सा में पैसा खर्च करते हैं, स्वास्थ्य सुधार के तरीकों में नहीं। तीसरा ऑप्शन देखें, इलाज के लिए अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं ढूंढते हैं। लास्ट ऑप्शन, स्वास्थ्य बीमा न करा के लोग चिकित्सा में निवेश करते हैं। आप इसमें देखेंगे गद्यांश में इसका जो उत्तर है वो स्पष्ट लिखा हुआ है, बी वाला ऑप्शन, जिसमें लोग चिकित्सा में पैसा खर्च करते हैं, स्वास्थ्य सुधार के तरीकों में बिल्कुल नहीं करते। आप लोग कितना सोचते हैं स्वास्थ्य के बारे में? अभी अगर किसी को भूख लगी है या कुछ है या किसी तरीके की कोई छोटी मोटी बीमारी है, तो ऐसे ही काम चला लेते हैं, उसको बहुत अच्छे से इलाज नहीं कराते। तो इसका उत्तर कहीं ना कहीं एक कॉमन सेंस पे भी देखेंगे तो बी वाला ऑप्शन ही ठीक है। तो फोर्थ वाले का ऑप्शन बी। लास्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित कथन तथा कारण को ध्यान से पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कर लिखिए। उसमें आपको क्या करना था, 2 कथन दिए हुए हैं और उनको पढ़ना है। अब इसमें गद्यांश को देखने की जरूरत ज्यादा नहीं है, इसमें कथन के बेसिस पर उत्तर निकालना होगा कि वर्तमान समय में लोगों के जीवन में एकाकीपन बढ़ रहा है। बढ़ रहा है, आप देखते होंगे छोटे छोटे बच्चे एक अगर बेड पे लेटे रहे तो वो घंटों भर फोन चलाते रहते हैं। तो ऐसे लोग एकांत में जाना चाह रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा एकांत की तरफ भागना चाह रहे हैं, अकेला रहना चाह रहे हैं। ठीक है, लोगों ने अपने प्रति निराशावादी रवैया विकसित कर लिया है और कुछ
विचार ऐसा मानते हैं लोग, ये समझते हैं और ये ज्यादा सोचते हैं। तो ज्यादा सोचेंगे तो कहीं ना कहीं निराशा तो आएगी, और निराशावादी अगर विचारधारा है तो मुश्किल होता है फिर। तो आपको इन दोनों कथन और कारण के बीच, देखिए कथन था कि वर्तमान में लोगों के जीवन में एकाकीपन बढ़ रहा है, ये कथन है, ठीक है। इसका कारण है लोगों ने अपने प्रति निराशावादी रवैया विकसित कर लिया है। ये इसकी सही व्याख्या पूरी तरह से करता है कि लोगों के जीवन में जो एकाकीपन बढ़ रहा है ना, वो निराशावादी के ही कारण है। जैसे देखें, कथन तथा कारण दोनों गलत हैं, तो ये तो ऑप्शन पहला ए ऑप्शन तो आपका अभी से एलिमिनेट कर दो, हटा दो। कारण सही है किंतु कथन गलत है, ये भी एकदम से गलत है, ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। कथन सही है किंतु कारण उसकी गलत व्याख्या करता है, ये गलत नहीं कर रहा है, व्याख्या सही कर रहा है उसकी। कथन तथा कारण दोनों सही हैं तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है, लास्ट वाला डी ऑप्शन आपका एकदम सही है। ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 1, ठीक है। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट एक प्रश्न नंबर 2, जिसमें एक कविता है मैथिली शरण गुप्त की, जो जिसका शीर्षक कवि ने, जैसे निर्मल तेरा नीर अमृत के सम उत्तम है, शीतल मंद सुगंध पवन हर लेता श्रम है। तो इस कविता का जो सारांश के आधार पर आपको 5 प्रश्नों के उत्तर देने थे। ये हो गया प्रश्न नंबर 1। इसके बाद आता है हमारा, पहले ही प्रश्न में पूछा है, ये मैथिली शरण गुप्त की कविता है। आपने कभी प्रैक्टिस में जो करते हैं क्लास टेस्ट में, कहीं ना कहीं आपने अपठित गद्यांशों में या पद्यांशों में इनकी प्रैक्टिस की होगी कहीं ना कहीं, लेकिन ध्यान नहीं दिया होगा। तो इसमें देखें आप, पद्यांश में मातृभूमि की किस विशेषता का उल्लेख नहीं है। इस पूरे पद्यांश को थोड़ा वीडियो पॉज करके पढ़ेंगे, और आपने पेपर में भी पढ़ा होगा, तो उसमें ये देखा गया था कि ये प्राकृतिक सुंदरता से परिपूर्ण है। बिल्कुल नहीं है। इसमें मातृभूमि की किस विशेषता का वर्णन नहीं है। ये प्रकृति की सुंदरता का परिपूर्ण, ये तो बहुत अच्छे से है इस कविता में। प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण ये भी है, क्योंकि मैथिली शरण गुप्त की अगर आप कविताओं को पढ़ेंगे तो थोड़ा प्रकृतिवादी चीजें वो ठीक ठाक से उनका एक्सप्लेनेशन, वर्णन उन्होंने किया है अपनी कविताओं में, काफी अच्छा परिचय दिया है उनका। मां के समान पालन करने वाली, ये भी बताया है, लेकिन शांति और सुखों की वर्षा करने वाली ये इस कविता में नहीं बताया इन्होंने। तो इसमें ये देखना था आपको कि पद्यांश में मातृभूमि की किस विशेषता का उल्लेख नहीं किया है। उल्लेख किया है ये नहीं देखना था, क्या देखना था, उल्लेख नहीं किया है। तो इसमें शांति और सुखों की वर्षा करने वाली, इसका उल्लेख बिल्कुल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी वाला इसका सही है। प्रश्न नंबर 2 है, शीतल सुगंधित पवन व्यक्ति पर क्या प्रभाव डालता है। शीतल और सुगंधित पवन अपने आप में ही पढ़ करके स्पष्टता दिख रही है कि बहुत अच्छा है। शीतल सुगंधित पवन व्यक्ति पर क्या प्रभाव डालता है। अगर बहुत अच्छा वातावरण है तो आपको क्या लगेगा। देखिए, वह उसकी श्रम करने की क्षमता हर लेता है। क्या काम करने को बंद कर देता है। अगर मौसम अच्छा है, किसी रूम में आप बैठे हुए हैं, उसमें पढ़ रहे हैं या कोई भी सिस्टम पे काम कर रहे हैं, तो अगर उसमें एसी चल रहा है और बहुत अच्छा ठंडा वातावरण है, तो क्या आप काम करने की क्षमता घट जाएगी। ये बिल्कुल गलत है, एलिमिनेट कर दीजिए इसको। हाँ, बी ऑप्शन, वह श्रम करने से रोक लेता है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी, वह उसे विश्राम करने पर विवश कर देता है, ये ऐसा भी नहीं है। इसका सही उत्तर है डी, वह उसकी थकान को दूर भगा
देता है। इसका यही उत्तर सही है। इसका मतलब दूसरा वाला ऑप्शन है इसका, डी उत्तर इसका सही है। तीसरा ऑप्शन है, धरती की हरियाली की तुलना किससे की गई है। इस कविता में देखेंगे तो ऊपर ही आपको लिखा मिल जाएगा, इसमें वीडियो में देखेंगे पोज करके पेपर पे तो मिल जाएगा पीडीएफ में। कोमल मखमली कपड़े से, जो कपड़ा है कोमल मखमली कपड़े से इसकी तुलना की गई है, कंपैरिजन किया गया है। तो इसका तीसरे वाले का उत्तर ये सही है। फोर्थ वाला क्वेश्चन वही कथन वाला है। कथन और कारण पर विचार करते हुए सही विकल्प चुनिए। धरती को जननी कहा गया है, ठीक है। धरती से प्राप्त जल अमृत समान होता है, धरती को जननी कहा गया है, ये तो ठीक है। और इसका कारण भी सही है कि धरती से प्राप्त जल अमृत समान होता है, ये भी दोनों सही है। ये इनमें से इसका मतलब इसके दो ऑप्शन रहेंगे, ए और बी, जिसमें ए में है कथन सही है किंतु कारण गलत है, ये एलिमिनेट कर दीजिए, ये बिल्कुल गलत है। कथन गलत है किंतु कारण सही है, इसको भी हटा दीजिए। ऑप्शन नंबर तीसरा इसमें मुझे ठीक लगा कि कथन और कारण दोनों सही हैं। कथन कारण की सही व्याख्या है कि धरती को जननी कहा गया है और धरती से प्राप्त जल अमृत समान होता है, ये भी सही है। तो इसका फोर्थ वाले का आप सी ऑप्शन सही करेंगे। लास्ट है आपका, दिन में तरणी करता तम का नाश है। इस पंक्ति का क्या आशय है? सीधा सा उत्तर है। पंक्ति में क्या बताया है? दिन में तरणी करता तम का नाश है, मतलब जो सूर्य है दिन के समय जो अंधकार होता है उसका नाश करता है। जो अंधकार छाया हुआ होता है, जैसे जैसे सूर्य बढ़ता जाता है तो अंधकार घटता जाता है। तो इसमें लिखा है कि यहाँ के दिन सदा सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित रहते हैं, बिल्कुल सही है। और इससे नीचे वाले बी ऑप्शन पढ़ेंगे, पढ़ते ही आपको समझ आ जाएगा कि किसी भी तरीके से ये नहीं हो सकता इसका। यहाँ पढ़ने वाली तेज रोशनी भीषण कष्ट का कारण है, बिल्कुल भी नहीं है। सी ऑप्शन, मातृभूमि अपने तम का स्वयं ही नाश करती है, कहीं से भी कहीं तक नहीं है। डी ऑप्शन, मातृभूमि किसी भी तरह के तम से पूर्णतः मुक्त है, ये भी नहीं है। इसका मतलब इसका फर्स्ट ऑप्शन सही लगाइए आप, फिफ्थ वाले का ये ऑप्शन है। ये होता है आपका गद्यांश सेकंड। प्रश्न नंबर 3, निर्देशानुसार रचना के आधार पर वाक्य भेद पर आधारित 5 बहुविकल्पी प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के सही उत्तर वाले विकल्प चुनकर लिखिए। आपको इसमें 5 प्रश्न दिए होंगे और आपको 4 करने हैं, मतलब एक प्रश्न आपका 1 नंबर का होगा तो 4 नंबर के हो जाएंगे, ठीक है। इसमें जो पहला ऑप्शन है वो क्या कहता है कि जो शब्द सबसे कम समझ आते हैं वे 2 शब्द हैं, सभ्यता और संस्कृति। योजक चिन्ह लगाए और वाक्य कौन सा है? वाक्य कौन सा है? इसमें मिश्र वाक्य है, इसका डी ऑप्शन सही है, मिश्र वाक्य है। मिश्रित वाक्य। दूसरा वाला है आग का आविष्कार जिस आदमी ने किया होगा वह महान आविष्कर्ता होगा, ठीक है। इस वाक्य का सरल वाक्य होगा। वाक्य के 3 भेद हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य। इसको हमें क्या सरल में करना है, बहुत आसान है। जिसने आग का आविष्कार किया वह महान आविष्कर्ता होगा, ये तो नहीं है, ये सरल बना ही नहीं रहा है इसको।
आग का आविष्कार करने वाला व्यक्ति महान आविष्कर्ता रहा होगा। ये ठीक है, ये अच्छा है। वह महान आविष्कर्ता होगा जिसने आग का आविष्कार किया होगा, या ये भी नहीं है क्योंकि इसमें सर्वनाम का प्रयोग कर दिया है। आग का आविष्कार करने वाला जो भी कोई महान व्यक्ति था, ये तो आपका वाक्य ही गलत कर दिया है पूरा। इसका ऑप्शन दूसरा ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, आग का आविष्कार करने वाला व्यक्ति महान आविष्कर्ता रहा होगा। तीसरा ऑप्शन है, निम्नलिखित वाक्यों में से संयुक्त वाक्य पढ़ पहचान कर नीचे दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाला विकल्प चुनकर लिखना है। तो उसमें कौन सा है? सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर कौन सा होगा, मतलब सबसे ठीक ठाक उत्तर कौन से हैं, कौन से ऑप्शन दोनों ठीक हैं इसमें। लेखक को संस्कृति का बंटवारा करने वाले लोगों पर आश्चर्य होता है, ठीक है, जिसे कहा जा सके वैसा उस कस्बे में एक ही बाजार था। मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है। इसका मतलब आप ये मान के चलें, आपका ऑप्शन नंबर 2 जिस ऑप्शन में है, इसमें क्या है कि ऑप्शन ए जो दिया है 1 और 2, बी दिया है उसमें 2 और 3, और सी दिया है 3 और 4, और डी वाला दिया है 1 और 4। तो ऊपर वाले दोनों वाक्य आपके ठीक ठाक नहीं है ज्यादा। इसमें समझे तो ये दोनों वाक्य ठीक हैं। मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है। और चौथा है, उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी काली लाल बत्ती सी दिखाकर बोला। ये दोनों वाक्य आपके ही क्षितिज के एक पाठ से लिए हैं। कौन से? नेताजी का चश्मा। अगला है आपका फोर्थ, इसका है सी ऑप्शन, और तीसरा और चौथा इसके सही उत्तर है। फोर्थ वाला है, स्तंभ 1 और 1 को स्तंभ 2 से सम्मिलित कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए इसमें दिया हुआ है सरल संयुक्त मिश्र, 3 वाक्य दिए हुए हैं। तो पहले वाक्य को पढ़े आप, जैसे ही मैं वहां पहुंचा वह चल गया या चला गया। जैसे ही मैं वहां पहुंचा और वह चला गया, ठीक है। तो कौन सा वाक्य है? जैसे ही मैं वहां पहुंचा वह चला गया। वाक्य कौन सा है? मिश्र वाक्य है। इसमें क्या है, मिलान करना है। तो ये हो गया मिश्र वाक्य। मैं वहां पहुंचा और वह चला गया, और लगा हुआ है। कौन सा वाक्य हो जाएगा? संयुक्त। मेरे वहां पहुंचते ही वह चला गया, सरल वाक्य, ठीक है। इसका ऑप्शन मैच करेंगे तो इसमें दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी सही है, जिसमें उसका जो मिलान किया गया है उसमें आप देख लेंगे, पेपर में मिल जाएगा, उसमें टिक किया हुआ है मैंने, पीडीएफ पोस्ट करके देखेंगे आप। ये 4 प्रश्न हो चुके, इसके चारों सही हैं। 5th वाला प्रश्न जो दिया गया है, निम्नलिखित वाक्यों में मिश्र वाक्य का उदाहरण है। मिश्र वाक्य का उदाहरण देखना है आपको।
असहयोग आंदोलन के प्रभाव से शिव पूजन साहे ने नौकरी से त्याग पत्र दे दिया। कौन सा वाक्य है? मिश्र वाक्य लग रहा है कहीं से। उनकी रचनाओं में लोक जीवन और संस्कृति के प्रसंग सहज ही मिल जाते हैं। संयुक्त वाक्य है। उन्होंने 10वीं की परीक्षा पास की और बनारस में नकल नवीस की नौकरी की। संयुक्त वाक्य हो गया। और हमें ढूंढना कौन सा है? मिश्र। इसका मतलब 3 ऊपर वाले नहीं है तो लास्ट वाला होना तय है। शिव पूजन साहे का जन्म जिस गांव में हुआ था वह बिहार में है। इसका यही उत्तर सही है, 5th वाले का डी। ये आपका प्रश्न नंबर 3 हो चुका है। तो देखिए शुरू करते हैं। वाच्य के वेद आपने पढ़े होंगे बच्चों। वाच्य के वेद में आपने वाच्य के कितने वेद पढ़े? 3। कौन से? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तीनों की प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं आपको याद होगी बहुत अच्छे से। तो पहला प्रश्न पढ़ते हैं कि निराला जी ने फागुन के प्रभाव को अभिव्यक्त किया है। निराला जी मतलब नाम दे दिया, मेंशन कर दिया। इसका मतलब इसमें किसकी प्रमुखता हो गई? कर्ता की। तो इसमें कौन सा वाच्य होगा? वेरी गुड। ऑप्शन नंबर सी, कर्तवाच्य। ये हो गया आपका कर्तवाच्य। दूसरा प्रश्न है, मां द्वारा बेटी को परंपरा से हटकर सीख दी गई। के द्वारा, से द्वारा, द्वारा। क्रिया सकर्मक है। वाच्य कौन सा है? दूसरे वाले का है बी ऑप्शन, कर्मवाच्य। सुन नहीं, मां द्वारा जी सही है। बी ऑप्शन कर्मवाच्य है। वो ऑप्शन उसमें अलग होगा, सेट आपके पास दूसरा होगा, ऐसा हो सकता है। ठीक है। अगला है, पिताजी हम सबकी बात ध्यान से सुन रहे थे। इसका कर्मवाच्य होगा, मतलब इसका कर्मवाच्य में आपको परिवर्तन करना है। तो पिताजी हम सबकी बात ध्यान से सुन रहे थे। पिताजी ने हम सबकी बात ध्यान से सुनी? बिल्कुल नहीं। बी ऑप्शन, पिताजी हम सबकी बात ध्यान से सुनते थे। पिताजी हम सबकी बात ध्यान से सुन पाते थे? बिल्कुल नहीं। चौथा वाला ऑप्शन इसका सही है, पिताजी द्वारा हम सबकी बात ध्यान से सुनी गई। तीसरा वाला इसका डी वाला, इसमें नोट कर लीजिए आप, उस पर टिक कर लीजिए पेपर में। पिताजी द्वारा हम सबकी बात ध्यान से सुनी जा रही थी। यही किया है। शाबाश। मुझे लगता है पूरे टॉपर मैनपुरी के इसी में बैठे हुए हैं। ठीक। निम्नलिखित वाक्यों में भाववाच्य का उदाहरण नहीं है। जल्दी में ये तो नहीं पढ़ लिया भाववाच्य का उदाहरण है। इसमें आपको टिक करना था कि उदाहरण नहीं है। उदाहरण नहीं है इसका मतलब मुझसे इतने ऊंचे से कैसे कूदा जाएगा। भाववाच्य का उदाहरण ढूंढना है। ये कौन सा है? ये तो भाववाच्य है। मुझसे इतने ऊंचे से कैसे कूदा जाएगा, भाववाच्य है। ठीक है।
भाववाच्य का उदाहरण नहीं है। ये कौन सा वाच्य है, इसको पहचानो थोड़ा सा। मुझसे इतने ऊंचे से कैसे कूदा जाएगा, कैसे कैसे बोल रहे हैं आप भाववाच्य। वह फुटबॉल नहीं खेल सकता, ये है भाववाच्य। भाववाच्य की प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी आपने? क्रिया कैसी होगी? अकर्मक क्रिया होगी। वाक्य का भाव कैसा होगा? नकारात्मक होगा, नेगेटिव होगा। और क्या पढ़ा है इसका? बस इतना सा ही पहचानेंगे तब भी हो जाएगा। देखिए, वह रोज पढ़ने जाती है। और तीसरा ऑप्शन है तुमसे अब खेला नहीं जाता। इसमें इसके ऑप्शन 1 और 3 हैं जो भाववाच्य के उदाहरण नहीं है, बाकी दोनों ऑप्शन सही है। इसका उत्तर डी सही है। फोर्थ वाले में डी ऑप्शन सही है। यही किया है, शाबाश। अगला है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 5, जिसमें स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से सुमेलित कीजिए और सही विकल्प का चयन कर लिखिए। अब उनसे टहला नहीं जाता, वाच्य कौन सा है? आशुतोष आनंद। अब इतने वृद्ध हो गए हैं कि उनसे अब टहला ही नहीं जाता है, तो उसमें कौन सा वाच्य हो जाएगा? भाववाच्य। उससे गीत नहीं गाया गया, उससे क्या नहीं गाया गया? क्रिया कैसी है? क्रिया कैसी है? सकर्मक। तो वाच्य कौन सा होगा? कर्मवाच्य। मैंने एक लंबी कविता लिखी, मैंने कर्ता की प्रमुखता दिख गई, और इसका मतलब ये वाच्य होगा आपका कर्तृवाच्य। सुमेलित करके, और इसका वीडियो में आप पीडीएफ को पोस्ट करके देखेंगे। 5th वाले का ऑप्शन ए सही है, जिसमें पहला दिया है। शर्मा जी, इसमें क्या करेंगे आप? निर्देशानुसार पद परिचय पर आधारित 5 बहुविकल्पी प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के सही उत्तर वाले विकल्प चुनकर लिखिए। शर्मा जी उसकी बातें सुनकर ठहाके मारकर हंसने लगे। ठहाके मारकर हंसने लगे, इसका आपको परिचय देना है। और इसमें ठहाके मारकर हंसना क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। इसमें आप ज्यादा पूरा प्रश्न पढ़ने की जरूरत नहीं थी, बहुत आसान सी बात थी, उसमें करते। तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण ठीक है, इसको अभी ना लगाइए, अभी और नीचे तक घूम के आ जाओ एक बार। बी ऑप्शन कालवाचक। कालवाचक तो है ही नहीं कहीं से, क्योंकि ठहाके मारना कालवाचक नहीं हो सकता। स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहीं से भी नहीं है। परिमाण, परिमाण मतलब क्वांटिटी, कुछ ऐसा कुछ बता नहीं रहा है, इसका मतलब ए ऑप्शन सही है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, हंसने लगे क्रिया की विशेषता बताई है, तो पहले इसका क्या हो जाएगा? रीतिवाचक, यानी तो ए ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 5, मनुष्य के जीवन में आस पड़ोस का बहुत महत्व होता है। मनुष्य मेंशन कर दिया उसने, मनुष्य के जीवन में। मनुष्य, मनुष्य का परिचय देना है मनुष्य शब्द का सिर्फ। तो दूसरे वाले में पढ़िए इनको, व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है क्योंकि किसी का नाम मेंशन नहीं कर रहा है। एक मनुष्य, मनुष्य शब्द में कौन सा संज्ञा है?
जातिवाचक संज्ञा। इसमें क्या बता रहा है? जाति बता रहा है। तो मुझे लगता है ऑप्शन नंबर ए और सी ये दोनों तो कटे जाएंगे, क्योंकि इसमें पहले ही क्या दिखा दिया उसने? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो उनको हटा दीजिए। हमारे दोनों बी और डी ऑप्शन में से एक निकालना है हमें। अब बी और डी में अंतर क्या है कि मनुष्य के जीवन में एक वचन है, एक वचन दोनों में है, स्त्रीलिंग है, एक में पुल्लिंग है, संबंध कारक है, संबंध कारक है, दोनों में है। ठीक है, हमें सिर्फ मनुष्य के जीवन में स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग? पुल्लिंग। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित वाक्यों में किस वाक्य में कालवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं है? कालवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं है। कालवाचक मतलब कोई समय का निर्धारण नहीं किया जा रहा हो, ऐसा बात कौन सा है? देखिए, महावीर प्रसाद आज सुबह सुबह, अरे टाइम बता दिया अभी। दूसरा, उसका संतोष धीरे धीरे, ये भी नहीं है। थके होने के कारण बच्चे जल्दी सो गए, इसमें भी काल बता दिया। यह गलत परंपरा तत्काल खत्म होनी चाहिए, इसमें कालवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं। तो इसका तीसरे का कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन सही है। यही करके आए हैं। ये एक महादेवी वर्मा, जो आपके शायद 9th में आपने उनके बारे में पढ़ा था, जिन्होंने भानपुर आज से मेरी यादों का सिलसिला शुरू होता है। तो मेरी शब्दों का पद परिचय देना था, मेरी शब्द का परिचय देना है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम मेरी, पुरुष तो हो ही नहीं सकता उसमें, पुल्लिंग तो शब्द है ही नहीं है, वो स्त्रीलिंग है। तो और दूसरे ऑप्शन में भी पुल्लिंग पुरुषवाचक दिखाया है, तो उसको भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं। तो दो ऑप्शन ऊपर वाले तो आपके बिना अंदर तक पड़े हुए आप उनको डिलीट कर सकते थे। सर्वनामिक विशेषण ये ठीक है, और नीचे भी दिखाया सर्वनामिक विशेषण। मेरी यादों का, मेरी मतलब एक वचन होना चाहिए, मेरी सिंगल बोल दिया उसने। तो सी ऑप्शन में एक वचन है और डी ऑप्शन में बहुवचन है, तो डी ऑप्शन तो यहां से ही कट हो जाता है। इसका मतलब इसमें सी ऑप्शन सही है कि एक वचन स्त्रीलिंग यादों विशेष्य है। तो इसका फोर्थ वाले का हो जाएगा सी। कौन सा लगाया? वेरी गुड, हाँ सही। अब आता है आपका फिफ्थ वाला ऑप्शन। मैं भी वहां रुककर उन्हें सुनाना चाहती थी। मैं शब्द का इसमें बताना है। मैं एक ऐसा ये शब्द है, अब इसका पद परिचय देंगे आप, तो आपको सर्वनाम पढ़े हैं आपने, कौन से? उत्तम, मध्य और एक और कौन सा है? किसकी बात कर दी इसने? उत्तम। तो आपका कौन सा ऑप्शन में पहले ही, अगर आपको जिसमें उत्तम लिखा हुआ दिख रहा है उसी को ऑप्शन टिक कर देते। तो इसमें सी वाला ऑप्शन एकदम सही है, क्योंकि उसमें ही उत्तम दिखाया है। अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 6 पर, और 6 में दिखाया है अलंकार। काफी सरल है, इनको भी देख लीजिए जल्दी से। पहला अलंकार और 5 अलंकार दिए, ऐसे ही 5 अलंकार होंगे। आपको 4 अलंकार को उत्तर देकर लिखकर आना था। उसमें पहला है हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग।
आंख बंद करके लगाते तब भी हो जाता है। कौन सा अलंकार है? वेरी गुड। सही है सर। अतिशोक्ति अलंकार। प्रश्न नंबर दूसरा, जो नत हुआ वह मृत हुआ, ज्यों मृत से झरकर कुसुम। ज्यों मिल गया, लगा दो। उत्प्रेक्ष अलंकार डी। सही सर। सही है। अगला है, लेटी है श्रांत क्लांत निश्चल, तापस वाला गंगा निर्मल। लेटी है, मानवीयता की, मानवीयता जैसे वो आ रही है विचार, तो फिर क्या है इसका मतलब? मानवीकरण अलंकार। ऑप्शन नंबर डी एकदम सही है। और अगला है, मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोई, जातन की छाई परे श्याम हरित दुत कोई। बहुत बहुत मुझे लगता है आपके नोट्स में ही होगा इसका उदाहरण, श्लेष अलंकार। सी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, चलो सब सही है। उनमें से एक आध तो किसी का गलत निकलता है, उसमें परेशान ना हो। अच्छा, आपका हो गया, कोई बात नहीं। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों में से काव्य पंक्ति उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है। उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है ये। आपको काव्य के पढ़ाते समय इनमें से कोई एक पंक्ति है जो आपको काफी बार बार पढ़ने को मिली थी कि 10 गए धरा में सभय साल। बिल्कुल नहीं है। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी जो पागी। पढ़ते रहे हैं आप, क्षितिज में भी उसमें जब पद पढ़ाए गए होंगे तो उसके साथ में जब अलंकार बताए थे तो इसका उत्प्रेक्षा अलंकार का कौन सा उदाहरण है? वी वाला ऑप्शन है इसमें, फिफ्थ वाले में। सही है। ये है उत्प्रेक्षा अलंकार का वी वाला, सूरदास अबला हम भोरी, ये वाला ऑप्शन इसका सही है। अब बस यहां तक आपका ये जो प्रश्न पत्र था वो काफी, थोड़ा सा आपको भी लगता होगा कुछ मुश्किलें रही, बस इतने में आपका जो गया होगा मार्क्स वही समझ लो। और इससे आगे पॉसिबिलिटी है ही नहीं, कोई संभावना बनती नहीं कि कोई कट पाए। काफी सरल एक गद्यांश जो प्रश्न नंबर 7 में उठाया है वो आपका एक पाठ है क्षितिज का, गद्य खंड से राम वृक्ष बेनीपुरी का कौन सा है? बाल गोविंद भगत जी के बारे में आपको काफी पढ़ाया होगा। प्रश्न नंबर कौन सा है ये? बाल गोविंद भगत का पाठ, इसमें ये जो पीडीएफ दिया होगा उस पीडीएफ में आप पढ़ लेंगे। और ये बाल गोविंद भगत पाठ पढ़ाते समय इस गद्यांश को और इस गद्य खंड को आपको बहुत अच्छे से समझाया था, और कहीं ना कहीं उसकी स्टोरी और जो समरी है वो कहानी आपको अभी भी याद होगी। और अच्छा, इसमें कहीं मुश्किल नहीं आई होगी, काफी आसान से है। जैसे पहला प्रश्न है, प्रभातियां किस समय गाया जाने वाला गीत है? प्रभातियां जो भगत जी कब गाते थे ज्यादातर?
ए ऑप्शन सही है इसका, भूल। सही है। सेकंड में क्या है, उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा था, वह एक के बाद एक गीत गाए जा रहे थे। क्योंकि भगत जी क्या है, भजन पे भजन, गीत पे गीत गाते रहते थे, लोग सुनते भी रहते थे। इसका ए वाला ऑप्शन सही है। गद्यांश में किस ऋतु का उल्लेख है? बसंत का, क्योंकि बसंत में भजन गाए जाते हैं। हाँ, लेकिन अगर गद्यांश को पढ़ेंगे ढंग से तो उसमें लास्ट में देखेंगे, मैं जाड़े से कप कपा रहा था। अगर जाड़े से कप कपा रहे हैं तो ऋतु कौन सी होगी? शीत ऋतु। इसमें जो सही उत्तर है तीसरे वाले का, शीत ऋतु, सी वाला ऑप्शन। सही है, शाबाश। बाल गोविंद भगत की प्रभातियां कब तक चला करती थी? कि वो कार्तिक के महीने में नहाना, आपने देखा होगा, आपके आसपास में भी कई घरों में या गांव में आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि कार्तिक नहाने जाते हैं लोग। और कुछ महिलाएं थोड़ा सा इस त्योहार को थोड़ा ठीक ठाक से मनाती हैं। वो सुबह जल्दी से उठ के स्नान करना और कुछ भजन कीर्तन करना, ये बाल गोविंद भगत के चरित्र में था। ये आपको उस समय भी बताया गया था और अभी भी कहीं ना कहीं उसके बारे में आपको पता होगा। तो ये कार्तिक के महीने से शुरू होता और लगभग ये फागुन महीने या होली के समय तक ये चलता था। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है फागुन से कार्तिक तक, ये तो गलत है, ये उल्टा कर दिया इन्होंने। कार्तिक से फागुन तक, और बाकी के पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ऊपर ही दे दिया उसने, कार्तिक से फागुन के महीने तक। तो इसमें फोर्थ वाले में आपका ऑप्शन बी वाला सही है, फागुन से कार्तिक महीने तक पढ़ लीजिए, उसमें लिखा हो। प्रश्न नंबर 5, भगत गांव के बाहर पोखरे के ऊंचे भिंडे पर क्यों गाया करते थे? अनुपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। ऐसा विकल्प चुनना है जो आपके लिए उपयुक्त नहीं है। वो ऊंचे, जो गांव के बाहर में एक ऊंचा टीला हुआ करता था, उस पर बैठकर क्यों गाया करते थे? कि शांत और प्राकृतिक वातावरण के कारण, ये कुछ समथिंग ठीक है, कुछ प्रतिशत तक ठीक है, लेकिन और भी पढ़ लेते हैं। ताकि गांव वालों को परेशानी ना हो। अगर भगत जी के संगीत से गांव वालों को परेशानी होती तो भगत जी के बारे में इतना कुछ सुनने को नहीं मिलता। उनकी अच्छाई, उनके व्यक्तित्व के बारे में आपने सुना होगा, काफी सरल साधारण था। गांव में अधिक शोर की मनाही थी, ये तो नहीं हो सकता, ये तो गलत है। डी ऑप्शन, उन्हें उस स्थान पर रोज गाने की आदत थी। इसमें थोड़ा सा डाउट है बच्चों, इसको अभी आप यही मान के चलें। मैं 100% इसका उत्तर का नहीं मान सकता, लेकिन इतना माने कि ताकि गांव वालों को कोई परेशानी ना हो, एक ऊंचे भिंडे पर अलग एक अंत में जाकर के गाते थे। इसमें ऊपर वाला ऑप्शन भी ठीक है कि शांत और प्राकृतिक वातावरण के कारण कि काफी अच्छा वातावरण मिल जाता होगा उनको बैठ करके उस जगह पर, तो ये भी हो सकता है। इसका थोड़ा कंफर्मेशन अभी पूरी तरह से नहीं है, लेकिन अभी क्या है, ये हमारा एक व्यू है तो हम उस तरीके से देख लेते हैं। लेकिन जो बोर्ड का अब क्या डिसीजन रहेगा उसमें और इस सॉल्यूशन में आपको थोड़ा सा अंतर कहीं ना कहीं मिलेगा, 1-2 नंबर का इधर उधर, तो उसके लिए परेशान ना होइए आप। तो अभी आप इसका उत्तर मान के चलें ताकि गांव वालों को कोई परेशानी ना हो किसी तरीके की। ऑप्शन नंबर बी, ताकि गांव वाले को कोई परेशानी ना हो। इसका मतलब आप 5th वाले का भी बी लगा लीजिए।
लेकिन इस पे स्टार भी लगा लीजिए, ये ऑप्शन मुझे पूरी तरह से संतुष्ट नहीं कर रहा है और मैं खुद इस पे 100% सहमति नहीं दे पा रहा हूं। बी ऑप्शन। अगला है आपका प्रश्न नंबर 8। देखिए, जो खंड आ है उसका लास्ट वाले प्रश्न है, और ये प्रश्न नंबर 8 और प्रश्न नंबर 10, इन दोनों प्रश्नों में पूरी क्षितिज की बुक से 4 MCQ उठाए जाते हैं। वो कहीं से भी कुछ भी हो सकता है, उनके बारे में आपने अगर पढ़ा है तभी जाकर के उत्तर लगेगा, वरना फिर तुक्का लगाना ही पड़ेगा। तो इसमें एक उठा लिया है, बिस्मिल्लाह खां अपनी दुआओं में, प्रश्न नंबर 8, बिस्मिल्लाह खां उठा लिया। बिस्मिल्लाह खां कौन से पाठ में पढ़ा था आपने? नौबत खाने में इबादत। प्रश्न नंबर 8 में एक अपने क्षितिज का पाठ दिया हुआ है, जिसमें नौबत खाने में इबादत बिस्मिल्लाह खां का, और उसमें दिया है बिस्मिल्लाह खां अपनी दुआओं में क्या मांगा करते थे। तो ये पहले से आपको पता हुआ था, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि अपने सुर की सलामती, बिस्मिल्लाह खां ये इबादत में अपने खुदा से यही मांगा करते थे कि मेरा सुर, जो मधुरता है मेरे सुर की, जो विशेषता है, वो सलामत बनी रहे। अगला प्रश्न है, नेताजी की मूर्ति पर लगे सरकंडे के चश्मे को देखकर हलदार साहब की आंखें क्यों भर आई? ये बात सही। प्रश्न भी काफी अच्छा है, और उसमें जो विशेषता बताई है कि नेताजी की आंखें क्यों भर आई थी, किस तरीके से, क्या सोच रहे थे नेताजी, क्योंकि नेताजी तो चले गए थे, लेकिन सरकंडे का चश्मा लगा था। सरकंडे मतलब एक लकड़ी जो काफी कोमल मधुर होती है, ऐसा एक चश्मा लगा हुआ था, उसका बनाया हुआ। तो वो कहीं ना कहीं बच्चे जो खेलते हैं तब उस समय बना देते हैं, और वही चश्मा नेताजी की उस मूर्ति पर लगा हुआ था। तो उसे देख करके जो हलदार साहब से उनकी आंखें क्यों नम हो गई थी, क्यों भर आई थी, क्योंकि उनकी जो बच्चों की देशभक्ति को देख करके उनकी आंखें भर आई थी। तो इसमें बच्चों में नेताजी के प्रति सम्मान और देशभक्ति की भावना को देखकर वे भावुक हो गए थे। इसे देख करके उनकी आंखें नम हो गई। अगला प्रश्न है, इसमें आप ये डाल के रखेंगे, जैसे ऑप्शन नंबर, ये सही था इसका, और दो दिए थे, उसका डी वाला सही था। इसके बाद आता है हमारा प्रश्न नंबर 8 के बाद आता है 9। 9 का पहला वाला देखेंगे हम। नाथ संबधन भंज न्यारा होई के एक दास तुम्हारा। ये भगवान राम, लक्ष्मण और परशुराम संवाद से लिया गया एक पहला पद खंड है, जिसमें लक्ष्मण की एंट्री हो जाती है, और जब राम जी कहते हैं उनसे कि ये आप इस धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई दास है प्रभु, इतनी नाराजगी, इतनी गुस्सा क्यों दिखा रहे हैं आप, ऐसा कुछ कह करके कोशिश करते हैं कि जो परशुराम है वो कहीं ना कहीं शांत हो जाए। लेकिन इतनी समझदारी कहाँ थी कि वो सुन करके बात राम की और शांत हो जाते। उसमें दिया गया है, राम ने स्वयं को परशुराम का सेवक क्यों बताया था? क्योंकि वो चाहते थे कि ये जो गुस्से में आया है वो शांत हो जाए। देखिए क्या है, वे परशुराम के क्रोध से डर गए थे। अरे भगवान राम है, डरते थोड़ी। ऑप्शन गलत है, इसको ये तो उत्तर हो ही नहीं सकता। वे परशुराम का क्रोध शांत करना चाहते थे, ये बिल्कुल 100% आपका उत्तर सही है। इसका पहले का बी ऑप्शन सही लगा देंगे। सेकंड वाले में परशुराम के क्रोध का क्या कारण था कि उनके गुरु का शिव धनुष टूट गया था, यही कारण था। बहुत आसान है। तो उस
उनके गुरु शिव का धनुष टूटना, बी ऑप्शन सही है इसका। तीसरा वाला देखेंगे, लक्ष्मण ने शिव धनुष की तुलना अन्य धनुषों से क्यों की थी? क्योंकि परशुराम का क्रोध शांत करने के लिए, कि उन्होंने कहा था कि हमने बचपन में बहुत सारी धनुइयां तोड़ी, तब तो आपने इस तरीके का कोई गुस्सा नहीं किया, किसी तरीके का कोई ऐसा वो नहीं किया, फिर क्यों इतना आप परेशान हो रहे हैं? ये मामूली से धनुष, फिर परशुराम को और भड़क जाते हैं और कहते हैं ये इतना मामूली धनुष थोड़ी है जो हर कोई कैसे भी तोड़ दे। इसलिए इसमें जो ऑप्शन रहेगा आपका, परशुराम का क्रोध शांत करने के लिए ये बात लक्ष्मण ने बोली थी, तो इसका उत्तर ये वाला ये सही है। फोर्थ वाला प्रश्न है, परशुराम की बातें सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराने क्यों लगे थे? क्योंकि आत्म प्रशंसात्मक वचनों को सुनकर, क्योंकि वो खुद की अपनी प्रशंसा कर रहे थे, बड़ाई कर रहे थे और लंबी चौड़ी फेंक रहे थे, इस वजह से उन्होंने, परशुराम ने उनके वचनों को सुनकर के थोड़ा सा मुस्कुराहट दिखाई। तो ये है इसका सही उत्तर है डी। प्रश्न नंबर 5, परशुराम ने राम के विनम्र वचनों का उत्तर कैसे दिया? जब राम ने उनसे कहा था कि ये धनुष तोड़ने वाला जो भी है बाहर निकल जाए, उसको मार डालूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, एकदम से बहुत गुस्से में आते हैं परशुराम। तो राम जी से कहते हैं ये धनुष किसने तोड़ा है? तो परशुराम ने राम के विनम्र वचनों का उत्तर कैसे दिया? राम जी बड़े विनम्रता के साथ कहते हैं, क्योंकि राम की जो विशेषता है और जो राम जी को अगर पहचानने का पूरा वो है, तो उनकी जो शालीनता और विनम्रता, धैर्य था, धैर्यवान भी है और साहसी भी है। तो ये जो कुछ उसमें पाठ में आपको विशेषताएं पढ़ाई थी, उसी में से प्रश्न बनाया है कि परशुराम ने राम के विनम्र वचनों का उत्तर क्रोध पूर्वक दिया था। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न नंबर 10, 2 एमसीक्यू और बचे हुए हैं इसमें सिर्फ, जिसमें देखते हैं क्या है। सूरदास के पाठ से लिए, ठीक है। सूरदास के पदों में उद्धव की तुलना किससे नहीं की गई है? सूरदास के पदों में जो उद्धव हैं, भगवान श्री कृष्ण के चाचा के लड़के उद्धव, जो उद्धव का बहुत बड़ा रोल है इस पाठ के अंदर, क्योंकि जो संदेश है वो उद्धव ही लेकर के जाते हैं गोपियों तक और वही उनसे बातचीत करते हैं। तो उद्धव की जो तुलना है इन पदों में, तेल की गगरी, हारिल पक्षी की लकड़ी, मधुकर और कमलपात यानी कमल के पत्ते किससे नहीं की गई है? तो मधुकर से तो की गई है, तेल की गागर से भी की गई, गगरी से भी की गई है और कमलपात से भी की गई है। इसमें से ऑप्शन नंबर बी, हारिल पक्षी की लकड़ी, इससे नहीं की गई है। ऑप्शन नंबर बी, ये हारिल पक्षी की लकड़ी, इसमें गोपियों ने हारिल पक्षी की लकड़ी की तुलना या फिर कहें वो भगवान श्री कृष्ण को माना था, भगवान श्री कृष्ण से तुलना की है कि वो हारिल पक्षी अपने पैरों में जो लकड़ी फंसा के चलता है, तो वो ये उन्हीं उस लकड़ी को आधार मान लेता है और वो थकता नहीं है, उसे पैरों में पकड़े हुए वो कई मीलों, कई कोसों दूर तक चलता है और उड़कर आता है, थकता नहीं है। और उसको न थकने का कारण ये वही है कि वो ये आधार मान के चलता है कि मैं बैठा हुआ हूँ। गोपियां भी अपने जो वियोग है, प्रेम है भगवान श्री कृष्ण के प्रति, उसको इसी तरीके से बताना चाहती हैं कि हमारा प्रेम भी उस हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है, जो उसे पैरों में फंसा के कोसों मील तक चलकर आता है, वो थकता नहीं है। इसी प्रकार गोपियां भी भगवान श्री कृष्ण से
को हारिल पक्षी की तरह मानती हैं। हारिल पक्षी ने लकड़ी को माना है ऐसे। दूसरा पार्ट है, दूसरा प्रश्न है, यह दंतुरित मुस्कान और फसल, ये दोनों कविताएं हैं नागार्जुन की हैं, जिसमें यह दंतुरित मुस्कान में बच्चे के धूल धूसर शरीर को देखकर पिता को कैसा लगता है कि धूल धूसर तुम्हारे ये गात, ऐसा पढ़ा था आपने कि बच्चे हैं छोटे छोटे, जब वो बाहर से खेलकर आते हैं अपने दोस्तों के साथ तो उनके अंग प्रत्यंग धूल मिट्टी ये सब लगी हुई होती है। तो एक बच्चा है और बच्चा किसी भी घर के लिए या फिर कहें एक सुनसान या फिर एक कहें शांत क्या कहें, बच्चा किसी भी व्यक्ति के लिए या फिर किसी भी घर के लिए एक मुस्कुराहट है, एक खुशी है, एक उत्साह है। अब आप किसी ऐसे घर की कल्पना कीजिए कि जिसके घर में कोई काफी लंबे दिनों से, काफी लंबे समय से एक वृद्ध महिला पुरुष जब से उनका विवाह हित हुए हैं वो तब से अभी तक कोई बालक ही पैदा नहीं हुआ, तो कितने उनके घर कितने महत्म जैसा वातावरण होता होगा कि बच्चा नहीं है, बड़े सोचने का विषय है। तो उसमें ये दंतुरित मुस्कान में बच्चे के धूल धूसर शरीर की जो लग कर आता है तो बच्चा वो इस तरीके से पाठ उसमें कविता में ऐसे दिखाया है जैसे झोपड़ी में कमल का फूल खिल गया हो, क्योंकि कमल का फूल आपको बताई है वो भी कीचड़ में खिलता है, इसी तरीके से बच्चे की तुलना भी कमल के फूल से की गई है जो कीचड़ में खिलता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी। तो ये हैं आपके एमसीक्यू प्रश्न सभी। इनमें आपने देखा 40 प्रश्न हैं, 40 प्रश्नों में से मुझे लगता है सबके ठीक ठाक ही होंगे। और ये 40 एमसीक्यू प्रश्नों में से और जो हमने सॉल्यूशन दिया है उसमें और जो बोर्ड फैसला करेगा उसमें कहीं ना कहीं कुछ मतभेद आता है, तो 1-2 नंबर का ज्यादा से ज्यादा आएगा कि या तो 1-2 नंबर हमारे कम हो सकते हैं या उधर में कहीं ना कहीं ऐसा कुछ रहेगा। तो आप उन सब चीजों से घबराइए नहीं। ये आपने पाठ का एमसीक्यू जो बहुविकल्पी प्रश्नों का पाठ था खंड आ का सॉल्यूशन देखा। 4 प्रश्न दिए हुए हैं और 3 प्रश्नों के उत्तर लिखने थे और वो भी 25 से 30 शब्दों में। अगर इससे ज्यादा शब्द अगर आपने लिखे हैं तो आपका पेपर मुश्किल हो गया होगा, लिखना कुछ ना कुछ छोड़ना पड़ेगा फिर, क्योंकि अगर इससे ज्यादा मैटर डालते हैं तो चेक करने वाले जो कॉपी चेक करेंगे वो भी इस चीज को ये मानते हैं कि फेंका है किसी ने, क्योंकि वो सिर्फ उतने ही शब्दों में लिखवाना चाहता है, इससे ज्यादा लिखवाना चाहता ही नहीं। पहला प्रश्न है, नौबत खाने में इबादत पाठ में काशी की संस्कृति की पाठशाला, अच्छा काशी को जो संस्कृति की पाठशाला क्यों कहा गया है? नौबत खाने में इबादत ये एक पाठ है, उसमें काशी को एक संस्कृति की पाठशाला, पाठशाला से मतलब है कि एक संस्कृति की जो जड़ है या संस्कृति की काफी परिभाषाएं हैं वो कहीं ना कहीं काशी से मिलती हैं, इसलिए इस पाठ में संस्कृति को काशी को संस्कृति की पाठशाला कहा है। दूसरा प्रश्न है, लखनवी अंदाज पाठ में लेखक नवाब साहब के प्रति पूर्वाग्रह से ग्रसित थे। लखनवी अंदाज पाठ में नवाब साहब के प्रति पूर्वाग्रह से अर्थ है कि हमारे दादा ने कहा कि शाम को नाखून मत काटना, हमारे दादा ने कहा कि पूर्व की तरफ सर करके नहीं सोती। ये जो पुरानी विचारधारा है या पुरानी परंपराएं हैं, या फिर कहा कि लड़की है ये बाजार से सामान नहीं ला सकती, ये इस तरीके की कई विचारधाराओं से ग्रसित, ऐसी विचारधारा से जुड़े हुए थे, उससे ग्रसित नवाब साहब के बारे में बताते हैं कि लेखक नवाब साहब के प्रति पूर्वाग्रह से ग्रसित थे। इस पंक्ति का भाव स्पष्ट करना था, बहुत आसान सा था। मानव की आरंभिक प्रश्न नंबर 3 है, मानव की आरंभिक खोजों यथा आग, पहिया आदि की खोज के पीछे क्या प्रेरणा रही होगी? पाठ संस्कृति पाठ के आधार पर लिखिए। काफी सरल सा है कि इन सभी की खोज किस
प्रेरणा के संदर्भ में की गई है। उसी पाठ में एज टू एज उठाया गया है, अभ्यास प्रश्नों में से है। ग नंबर लास्ट वाला है घा। जीवन में सफल होने के लिए बाहरी रंग रूप ही महत्वपूर्ण नहीं है, एक कहानी यह भी है कि अंत के आधार पर तर्क संगत उत्तर दीजिए। अभ्यास प्रश्न से है, आप उठाएंगे और क्षितिज में ही रखा हुआ है। प्रश्न नंबर 12, इसमें दिए मेरे मित्रों द्वारा प्रेरित किए जाने पर भी जयशंकर प्रसाद मित्रों द्वारा प्रेरित किए जाने पर भी जयशंकर प्रसाद अपनी आत्मकथा क्यों नहीं लिखना चाहते थे? क्योंकि मित्रों के द्वारा प्रेरित करने का मतलब था कि मित्र ही उनकी मजाक बना लेते। अगर वो अपनी आत्मकथा लिखते तो मित्र ही कुछ दिनों बाद उनका उपहास उड़ाते, मजाक बनाते, इसलिए वो आत्मकथा अपना नहीं लिखना चाहते थे। आप अपनी आत्मकथा नहीं लिखना चाहते थे। उसी संदर्भ से उठाया गया प्रश्न है, काफी आसान है। प्रश्न नंबर 12 का खा। उत्साह कविता को कोई और शीर्षक दीजिए और बताइए कि आपने उस विशेष शीर्षक का चयन क्यों किया। कोई और शीर्षक दे देते उत्साह को, जैसे खुशी। उस कविता में उत्साह के नाम पर आप खुशी रख देते, हर्ष रख देते, उल्लास, पल्लवित रख देते उसको, कि कहीं ना कहीं किसी ऐसे वातावरण या किसी ऐसे माहौल को देख करके आपको उत्साह होता है, खुशी होती है, तो उस संदर्भ में भी दे देते। प्रश्न नंबर 12 का आता है गा। संगतकार कविता के संदर्भ में लिखिए कि संगतकार कौन होता है और उसके द्वारा किस प्राचीन परंपरा का निर्वाह किया जाता है। संगतकार का अर्थ यहाँ पे ये है कि जीवन में हमारे या आपके कोई भी जीवन में किसी ना किसी के साथ संगतकार की बड़ी भूमिका होती है, जिसमें माना जाए अभी आपके साथ में आपके माता पिता, आपके मित्र, दोस्त और बहुत सारे लोग या आपके टीचर्स, कोई ना कोई ऐसा संगतकार होगा आपके साथ जो आपके जीवन को बदलेगा या आपको हर समय किसी न किसी पक्ष में सहयोग करता रहेगा समय समय पर। ये सभी चीजें उसमें दिखानी थी। फसल। प्रश्न नंबर 12 का घा। फसल का सृजन कब संभव है, पठित कविता के आधार पर लिखिए। ये सभी प्रश्न अभ्यास प्रश्नों के हैं, तो इसमें ज्यादा समय वक्त ना देते हुए, और मुझे लगता है यहाँ पे हम खत्म करेंगे। प्रश्न नंबर 13 में कृतिका से उठाए गए हुए तीनों प्रश्न हैं और तीनों ही उनके अभ्यास प्रश्न के हैं। मैं केवल लिखता हूँ माता का आंचल और साना साना हाथ जोड़ी, तीनों पाठ बहुत आसान से प्रश्न उठाए वहां से, आप उसमें मैच करेंगे तो मिल जाएंगे आपको ये प्रश्न। अब आता है हमारा प्रश्न नंबर 14, जिसमें अनुच्छेद दिखाया है। ये लेखन वाला पोर्शन पूरा 20 मार्क्स का है और काफी आसान सा है। सिर्फ और सिर्फ इसमें जो ध्यान रखने की जरूरत थी वो था मेन प्रारूप। अगर प्रारूप का आपने बहुत अच्छे से ध्यान रखा है इन सभी में, तो आपका लेखन पोर्शन काफी अच्छा रहा होगा। पहले में जो पहला अनुच्छेद था उसमें निष्पक्ष मीडिया दिया था, दूसरे में परोपकार ही सच्चा धर्म है, और तीसरा बहुत ही सरल साधारण सा विश्व पर्यावरण दिवस। इनके संकेत बिंदु भी दिए थे, उसी आधार पर आपके व्याकरण में भी मैंने कई बार ये प्रैक्टिस में भी डाला है, आपने किया भी है। बाकी आपका ये पत्र है और ईमेल है, शुभ्रत है और संदेश विज्ञापन है, ये आप कहीं ना कहीं व्याकरण में मैच कर लेते हैं, तो इसकी मुझे लगता है बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। और बाकी मुझे ये विश्वास है कि बच्चों आपका पेपर बहुत ही सरल गया होगा और काफ़ी वक्त भी हो रहा है। अब आपको भी सोना है और अगले पेपर की तैयारी भी करना है, उसको भी ध्यान में रखना है। और अगले पेपर के लिए मैं फिर से आपके लिए मंगलमय शुभकामनाएं अच्छे से देना,
और यहाँ पे जो अपना चैनल है डॉक्टर किरण सोजिया सीनियर सेकेंडरी एजुकेशनल एकेडमी, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि आपके दोस्त ये समय समय पर इस तरीके की जो बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड सभी वीडियो हैं, उसमें जो MCQ बहुविकल्पी वाला पार्ट रहता है, उसके सबके उत्तर इस चैनल पे देख सकें, जिससे उनके अंदर की जो उत्सुकता है, जो जिज्ञासा है, वो कहीं ना कहीं रुक जाए और अगले पेपर की अच्छे से तैयारी करें और उसको उससे उन्हें संतुष्टि भी मिलेगी कि हमारे इतने प्रश्न सही हैं, तो अगले पेपर की तैयारी भी अच्छे से करेंगे। और भी आपका कोई रिक्वायरमेंट हो तो आप बता दीजिए, हम चैप्टर वाइज वीडियो भी अगले सेशन से शुरू कर देंगे, कि जिसमें आप सेपरेट चैप्टर को पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं और भी कई बेहतर चीज़ों को समझ सकेंगे।